आप सभी का हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में स्वागत है। मैं इमरान खान। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 18th सेंचुरी का टाइम ये कॉलोनियल पीरियड का टाइम कहलाता है, क्योंकि इस टाइम पे यूरोपियन नेशन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों पे अपने कॉलोनीज बना रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट, इसका असर इंडिया पे भी पड़ा है। हम ये देख चुके हैं कि यूरोपियंस, जिनमें पुर्तगीज, डच, डेनिश, ब्रिटिश और बाद में सबसे आखिरी पे फ्रेंच, ये एज अ कमर्शियल या ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे। कमर्शियल पर्पस के लिए आए थे और इन्होंने भी फिर है ना इंडिया में अपना पॉलिटिकल गेन देखा है, तो वो भी है ना उनका डिजायर, उनकी है ना इच्छा है ना इंडिया में पॉलिटिकल या टेरिटरी एक्वायर करने की हो गई थी। तो हम देखते हैं कि पुर्तगीज तो इंडिया से खत्म हो चुके थे, उनका डिक्लाइन हो चुका था। डेनिश थे, उनका तो वैसे ही होल्ड नहीं था। डच थे तो डच इंडिया से ज्यादा उनका जो इंटरेस्ट था वो साउथ ईस्ट एशिया था, जिसमें मलेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, मलाक्कास, ये साउथ ईस्ट एशिया की ये आइलैंड्स थे। बच जाते हैं दो नेशंस, जिसमें एक ब्रिटेन है, दूसरा फ्रेंच है। ब्रिटेन यानी अंग्रेज, वो तो अपना होल्ड जमा चुके थे अलग अलग कोस्टल रीजन पे। उनके अपने है ना फोर्ट थे, उनके अपने है ना फैक्ट्रीज थे। अब फ्रेंच थे तो वो भी एक पावरफुल नेशन था, तो उन्होंने भी है ना सबसे आखिरी पे आए, लेकिन है ना बहुत सारे जगहों पर जो कोस्टल रीजन है उन्होंने भी है ना अपने फैक्ट्रीज बना लिए थे और वो अंग्रेजों को टक्कर दे रहे थे। तो हम देखते हैं तो पहले इनका जो मोटिव्स था वो कमर्शियल था, वो ट्रेड करना था। लेकिन इंडिया की कंडीशन ऐसी हो गई थी जिसको देखकर उन्होंने अपना जो इंटेंशन था उसको चेंज कर लिया। अब वो सोच रहे थे कि हमने है ना इंडिया पर है ना रूल करना है या टेरिटरी एक्वायर करना है। लेकिन सबसे पहले ये था कि दो में से एक ही कर सकते हैं। तो जो कॉम्पिटिटर, मतलब आपस में दोनों भी कॉम्पिट कर रहे हैं ना, ये कॉम्पिटिटर है, कंटेंडर है एक दूसरे के, तो दोनों में से एक को कमजोर करना है, वीक करना है। और अपने मतलब दोनों में से जो दोनों ही चाहते थे कि अपने आप को सुप्रीम करना, तो इसलिए ये आपस में लड़े हैं इन्होंने। तो फ्रेंच की और अंग्रेजों की यही जो आपसी लड़ाई है, म्यूचुअल राइवलरी है जो इंडिया में हुई है। तो इस राइवलरी के लिए है ना 3 वॉर हुई है। इस राइवलरी के चलते तो वो कहलाते हैं कर्नाटक के वार। तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार और थर्ड कर्नाटक वार, ये किस तरीके से घटी है इसको हम समझेंगे बहुत इजी और सिंपल करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूजीसी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको वो क्वेश्चंस रखूंगा जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। यूजीसी ने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था। एज अ रिजल्ट ऑफ 7 years war 1756 to 1763 in Europe, the French and English settlement in India also become involved in open hostility. The work of Doblex and Bussy in South was thus destroyed in 1760 to 1761, which treaty provided the restoration of the French position in India. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो सीरीज ऑफ वॉर चली है कर्नाटक की, उसमें की जो लास्ट थी यानी थर्ड कर्नाटक वॉर, उसमें फ्रेंच हारने के बाद एक ट्रीटी इनकी साइन हुई थी। वो आखिरी जो ट्रीटी थी, बस वो आपको उसका आंसर था। तो मैं आपको है ना जब ये तीनों कर्नाटक वार बताऊंगा तो वहां से तो आपको इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो आपको मालूम होना ये चाहिए कि इतने इतने सिंपल क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आप अगर से ये 3 कर्नाटक वार को समझ जाएंगे तो आप इसका आंसर ऐसे ही निकाल सकते हैं। और भी देखिए, और भी क्वेश्चन हमारे पास है। ये मैच द कॉलम था। इसमें आपको क्या करना है, एक इवेंट घटे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ बालाजी बाजीराव पेशवा। ठीक है जी, ये तो एक था। दूसरा है डॉपलेग अपॉइंटेड फ्रेंच गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी। तो ये कब अपॉइंट किया गया था, ये भी हमको आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर में आपको है ना हमने थोड़ा सा इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। ला बॉर्डिनेस फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशियस कैप्चर्ड मद्रास। ठीक है जी, ये फर्स्ट कर्नाटक वार का इवेंट है। इसी के साथ में है ना ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपली एंड रेस्टोरेशन ऑफ मद्रास टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है जी, तो ये 4 आपको एक इवेंट थे और इनका आपको ईयर्स लगाना है यानी सीक्वेंस में सही तरीके से।
तो बहुत ये सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर से ये 3 कर्नाटक वार को सही तरीके से समझ लेंगे तो ये भी आंसर आप इजीली लगा लेंगे। यूजीसी ने 2022 में ये क्वेश्चन पूछा था। ऐसी एक क्वेश्चन सेट में पूछा गया था, महाराष्ट्र सेट में। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल था। इन मार्च 1757 द ब्रिटिश कॉन्कर्ड दिस फ्रेंच कॉलोनी इन इंडिया। ठीक है जी। तो इनमें से एक है, मैं आपको है ना जिस वक्त ये पढ़ाऊंगा ना, मतलब तेरी कर्नाटक वार, तो वहां से आप इसका आंसर इजीली निकाल लेंगे। आप इतना समझिए कि आपने क्या करना है, ये टॉपिक को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ के निकाल लेना है, या सुन लीजिए इसे मैं जो बता रहा हूं, तो फिर आपके, मैं गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन बनता है किसी भी तरीके से, तो आपका ये क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जहां तक कर्नाटक वॉर के रीजंस के बारे में, काउजेस के बारे में बात करना है, तो हम सिंपली कुछ बातें यहाँ पे कह सकते हैं हम। जैसे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, इंडिया में कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, कोई पावरफुल स्टेट नहीं थी। तो ये अंग्रेज और फ्रेंच इसको देख रहे थे, तो उनको पता था कि इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को पावरफुल बनाना। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही क्या कर रहे थे, यहाँ के जो नेटिव स्टेट है, नवाब है, राजा है, उनके जो मामलात है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ये इंटरफियर किया कर रहे थे। दूसरी चीज, तीसरा हम ये कह सकते हैं है कि दोनों ही है ना, इनका मोटिव्स कमर्शियल था, बाद में जाके है ना पॉलिटिकल मोटिव्स बन गया। तो दोनों भी आपस में इनकी राइवलरी थी, यही नहीं बल्कि यूरोप में भी इनकी आपस में बहुत बड़ी राइवलरी थी। तो ये राइवलरी का जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ा है और बहुत गहरा पड़ा है। तो ये हम है ना कुछ है ना रीजंस बता सकते हैं। लेकिन जहां तक हम फर्स्ट कर्नाटक की वार के बारे में बात करेंगे, जो 1760 46 से लेके 48 तक इंडिया में चली है, तो इसके पीछे जो रीजंस था वो इंडिया में नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो रीजंस था वो यूरोप में घटा है। अब वो रीजंस क्या था, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। उसको है ना ब्रीफली आपको है ना वर्ल्ड के मैप को सामने रख के मैं आपको समझाता हूँ कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो घटी है वो हुई तो इंडिया में है, लेकिन इसका जो रीजंस था, मेन रीजंस था, वो यूरोप में हुआ है। वो क्या था उससे समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है ना ये यूरोप का मैप है, इसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट कर्नाटक वार के पीछे रीजंस क्या था। बहुत सिंपल करके हम इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पे है ना आपको फ्रांस दिख रहा है, यहाँ पे ब्रिटेन दिख रहा है, ठीक है जी। और ये ऑस्ट्रेलिया था, और ये प्रोसिया था। ये दो बड़े ग्रेट स्टेट थे यूरोप के। तो ऑस्ट्रेलिया का किंग था, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बदले गद्दी पर, तख्त पर उसकी बेटी बैठती है जिसका नाम था मारिया थ्रेसा। ठीक है। तो मारिया थ्रेसा को सपोर्ट कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन। जब इसको ब्रिटेन कर रहा था तो फ्रांस सपोर्ट कर रहा था प्रोसिया को, क्योंकि प्रोसिया के और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर डिस्प्यूट थे। और ये एक दूसरे, तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इन दोनों के बीच में वार हुआ करती थी। लेकिन हुआ ये था कि मारिया थ्रेसा के बाप ने है ना, और प्रोसिया के किंग जिसका नाम फ्रेडरिक था, फ्रेडरिक द ग्रेट, तो उन्होंने है ना एक ट्रीटी कर ली थी कि हमने एक दूसरे से लड़ना नहीं है, ये हमारी बॉर्डर है, अब तुम हमारे इस इलाकों पर, हमारे टेरिटरी पे हमला नहीं करना, हम तुम्हारे स्टेट पर, तुम्हारे टेरिटरी पे हमला नहीं करेंगे। तो इस तरीके के इनके बीच में क्या हो गया था, एक पैक्ट हो गया था, एक ट्रीटी हो गई थी। लेकिन जैसे ही है ना मारिया थ्रेसा के फादर की मौत होती है, तो ये जो है ना फ्रेडरिक, ये हमला कर देता है ऑस्ट्रेलिया पर, और यहाँ का जो रीजन है, ये सिलेसिया करके एक रीजन है, उसको एक्वायर कर लेता है, जीत लेता है। तो मारिया थेरेसा है ना अपने मिनिस्टरों को बुलाती है और कहती है कि देखो इन्होंने हमला किया, हमने क्या करना है। तो उन्होंने कहा देखिए हमने क्या करना है, हमने है ना अपना राजदूत भेजना है प्रोसिया के पास, उन्हें समझाना है कि देखो हमारे बीच में एक ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी के अकॉर्डिंग आप हमला नहीं कर सकते, और हमारा जो हमला किया है आपने, जो इलाका जो जीता है उसे वापस कर दो। तो राजदूत गया, राजदूत ने जाके है ना फ्रेडरिक को जाके है ना साफ साफ यही बात कही। तो फ्रेडरिक ने ना बहुत रूडली है ना रिप्लाई किया था, बहुत रूडली। उसने कहा था कि देखो मारिया थ्रेसा का बाप ने है ना ये कागज का पुर्जा छोड़ के गया, उसके लिए बेहतर होता कि कुछ अच्छी फौज छोड़ के जाता जो मेरे फौज का मुकाबला करती। तो राजदूत वापस आ गया, ऐसे की इसी बात है ना उसने आके वापस मारिया थेरेसा को बोल दिया।
तो यहाँ के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा तो ये तो बहुत हद हो गई इनकी। अब हमने क्या करना है, हमने है ना अपनी मिलिट्री को इनके सामने लाके खड़ा कर देना है और देखना है इनकी पावर कितनी है। तो अब ये दोनों की जो वार शुरू हुई थी ना प्रोसिया के ऑस्ट्रेलिया को की, तो ग्रेट ब्रिटेन इसको सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस इसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये यूरोप में शुरू हो गई थी वार। और इसका इम्पैक्ट है ना जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी, फ्रेंच की, ग्रेट ब्रिटेन की, जहां जहां भी कॉलोनीज थी, जहां जहां इनकी आर्मी थी, वहां वहां ये वार लड़ी गई है फिर। तो इंडिया में भी फ्रेंच थे और फ्रांस, फ्रांस के आर्मी थी और ब्रिटेन की आर्मी थी, तो यहाँ पे भी वार हुई है। तो ये इसके पीछे है ना बैकग्राउंड था। इस मैप के थ्रू आप ये भी समझ सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की और साथ में फ्रेंच की ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इनकी कॉलोनीज थी। इस मैप के थ्रू हम कर्नाटक वार के कोर्स को समझते हैं। तो हमें ये पता है मद्रास जो हेडक्वार्टर है ब्रिटेन का, पौंडीचेरी जो हेडक्वार्टर है फ्रेंच का। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। तीसरी पार्टी और आती है, वो है अरकोट का नवाब, जिसे हम कर्नाटक का नवाब कहते हैं। उस वक्त अनवर अली था, ये छुड़ाने के लिए आया था इन्हें। दो लड़ रहे हैं तो ये इसने समझा मैं बड़ा हूं यहाँ का, तो इनको दोनों को छुड़ा देते हैं। लेकिन दोनों ने इसकी नहीं माने, तो ये फिर है ना वार में कूद गया और सबसे पहले हार के ले लिया। तो ये तीन पार्टियां ये कर्नाटक की वार में हमें मिलती है। अब देखिए वार किस तरीके से चली उसे समझाता हूँ। तो हमें ये पता है कि यूरोप में वार छिड़ गई थी। ये वार की खबरें है ना इंडिया में, वहां तो है ना 1740 से स्टार्ट हो गई थी। क्या अब लग रहा था कि ये वार होने वाली है, तो ये प्रिपरेशन है ना पहले से ही कर रहे थे। इनके पास न्यूज आ गई थी दोनों के पास। साथ में है ना ब्रिटेन को है ना एक रीइंफोर्समेंट भी आ गई थी, एक फ्लीट भी आ गई थी कि मदद के लिए कि भाई आपने है ना अगर से वार छिड़ती है तो आपने है ना फ्रेंच के कॉलोनी पर, फ्रेंच के है ना फैक्ट्री पे हमला करना है। इस वक्त है ना पौंडीचेरी में जो फ्रेंच का गवर्नर था वो था डॉपलेक्स। तो डॉपलेक्स अपने होम गवर्नमेंट को उसने कहा था कि भाई मुझे है ना फौज भेजो, मुझे है ना एक फ्लीट भेजो, ताकि मैं इसका मुकाबला कर सकूं अंग्रेजों का अगर से वार छिड़ती है तो। लेकिन डॉपलेक्स को है ना किसी तरीके से अपने फ्रेंच यानी नेटिव वहां की जो गवर्नमेंट थी वहां से किसी तरीके की कोई मदद नहीं हुई थी। तो ये नहीं चाहता था वार करना, डॉपलेक्स नहीं चाहता था। तो ये गए अनवर अली के पास कि भाई देखो अंग्रेज अगर से हम पे हमला करेंगे तो इनको मना कीजिए आप कि हम लड़ो मत, यहाँ पर हमारे साथ मत लड़ो, हम लड़ना नहीं चाहते। तो अनवर अली ने अंग्रेजों को बुलाया अपने पास कि आओ भाई बात करते हैं। तो अंग्रेजों को उसने समझाया कि देखो भाई लड़ो मत यहाँ पर, यहाँ पे है ना ट्रेड करो, आप है ना सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए यहाँ पर, और लड़ेंगे आप तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से है ना समझाया भी और डराया भी उसने। तो अंग्रेजों ने बोले देखो जहाँपना, हम है ना आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये हमारा है ना आपसी मामला है, और ये हम है ना लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारी अपनी गवर्नमेंट हमको है ना कह रही है कि लड़ो, तो हम मजबूर है फिर लड़ने के लिए। तो इस तरीके से बात करके वहां से निकल गए। अब हुआ ये कि अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अंग्रेजों ने हमला कर दिया पौंडीचेरी पे। इसके बदले में इसके बदले में डॉपलेक्स ने भी कहा कि ठीक है तुम हमला करते हैं तो हम भी हमला करते हैं। तो इसने है ना अपनी गवर्नमेंट को ये कहा कि मुझे है ना सिर्फ एक नेवी भेज दो। तो इनकी नेवी यहाँ नहीं थी, इनकी नेवी मॉरिशस में थी। वहां से नेवी आई है, उसको कमांड किया था ला बॉर्डेनेस ने। तो ला बॉर्डेनेस वो जहाज लेकर आया था, नेवी बहुत बड़ी शिप्स लेकर आया था। और हम देखते हैं कि ये अब फिर है ना बड़ी मदद हो गई थी डॉपलेक्स को। तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अंग्रेजों को हराया और डायरेक्ट जाके मद्रास पे हमला कर दिया, और मद्रास की ईंट से ईंट बजा दी। जब मद्रास पे हमला हुआ, पूरी तरीके से मद्रास गिर गया, तो अब वहां का जो गवर्नर था मद्रास का वो गया अब अनवर अली के पास कि जहां पना हमसे गलती हो गई, अब हम चाहते हैं ये वार को खत्म करना। अब डॉपलेक्स को कहो कि अब तुम पीछे हट जाओ। तो डॉपलेक्स होशियार था, उसने कहा कि ठीक है। जहां जब अनवर अली ने डॉपलेक्स को आके समझाया ये बात, तो अनवर उसने कहा कि ठीक है हम हट जाते हैं, लेकिन देखो इतनी मैंने मेहनत किया हूँ, मद्रास पे आया, हमला किया और घेर लिया पूरी तरीके से। बस ये है ना अंग्रेज एक काम कर दे कि मद्रास को हमारे हवाले कर दे, मद्रास के फोर्ट को, निकल जाए वहां से इज्जत से। हम कैप्चर कर लेंगे पूरी तरीके से, बाद में इनको वापस कर देंगे। तो अंग्रेज को मालूम था कि ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन उनके पास रास्ता नहीं था।
तो उन्होंने अनवर अली को बीच में खड़ा कर दिया कि देखो हम दे रहे तो है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमको वापस करके देना। तो उसने कहा कि ठीक है, ये जबान दे रहा है ना, वापस भी कर देगा। तो अनवर अली ने डुप्लेक्स पे भरोसा कर लिया और अंग्रेजों को कह दिया कि खाली कर दो। उन्होंने खाली कर दिया। डुप्लेक्स के पास है ना फोर्ट आ गया मद्रास का। और जब अंग्रेज गए हैं अनवर अली के पास कि देखो अब हमने खाली कर दिया, इनको कहा हमको वापस दो, तो अनवर अली गया डुप्लेक्स के पास, डुप्लेक्स को बोला कि भाई दे दो। तो उसने कहा कि काय का फोर्ट, कौन सा फोर्ट, मैंने जीता हूं, अब नहीं दे सकता मैं। तो उसने कहा कि आप तो है ना, आपने जो जबान दी थी उससे आप मुकर रहे हैं। तो अनवर अली ने कहा कि ठीक है, लड़ो मेरे साथ। तो ये दोनों की अब वार हुई है, डुप्लेक्स की और अनवर अली की। ये अडियार रिवर है यहाँ पर, वहां पे दोनों की वार हुई है जिसमें अनवर अली हार गया था, जबकि इसके पास ज्यादा फोर्स थी। डुप्लेक्स के पास बहुत कम फोर्स थी। तो इसमें अनवर अली की हार हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। तो हम देखते हैं अनवर अली जो है ना, ये वार में था ही नहीं, लेकिन वो अपने उसने हार के ले लिया। और अंग्रेज अंग्रेज वो खामोश बैठ के देखते रहे, उनको मालूम था उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को चाहिए था मद्रास, तो इन्होंने है ना अब फूट डालो वाली रणनीति अपनाई कि इनका जो कमांडर था, नेवी कमांडर ला बॉर्डिनेस, उनको उसको उन्होंने रिश्वत दी थी बहुत बड़ी रकम कि भाई आपने क्या करना है, आपको तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ डोपलेक्स को ये समझा दीजिए कि मद्रास हमको वापस दे दे, जो कीमत है हम आपको पे कर देंगे। डोपलेक्स नहीं चाहता था वापस करना, तो दोनों में आप आपस की झमक गई, ला बॉर्डिनेस में और डोपलेक्स में। ला बॉर्डिनेस वापस करना चाहता था, डोपलेक्स नहीं चाहता था। तो ये दोनों की आपस में ये तनातनी चल ही रही थी कि हम देखते हैं कि यूरोप में है ना वो वार खत्म हो गई। वहां पे एक ट्रेटी साइन हो गई, और ट्रेटी का नाम था एक्सला छिपली। वो ट्रेटी के अकॉर्डिंग है ना कुछ बातें तय हो गई थी। वो ये कि देखो, ये जब मैंने कहा है ना आपको कि ये वार सिर्फ यहाँ नहीं चल रही थी, अमेरिका में जहां जहां इनकी कॉलोनीज थी वहां चल रही थी। तो अमेरिका में है ना ब्रिटेन ने फ्रेंच का एक ऐसी ही है ना फोर्ट कैप्चर कर लिया था, लुइसबर्ग करके। और यहाँ पे है ना फ्रेंच ने इनका मद्रास कैप्चर कर लिया था। तो ये ट्रेटी के अकॉर्डिंग ये साइन हुआ है कि देखो, अंग्रेज है ना लुइसबर्ग फ्रेंच को वापस कर देंगे, और इसके बदले में फ्रेंच है ना मद्रास इनको वापस कर देंगे। तो जिसके अकॉर्डिंग है ना डोपलेक्स को मद्रास वापस करना पड़ा। अब इसमें कुछ ही नहीं हुआ ना, फ्रेंच का कुछ गया इंडिया में, ना अंग्रेजों का कुछ गया, लेकिन गया किसका, कर्नाटक का, अनवरोद्दीन का। इससे ये भी साबित हो गया कि भाई हमारी जो फोर्स है, हमारी जो मिलिट्री है, जो जिस टाइप पे हमने उसको ट्रेन किया है, या जो हमारे पास जो आर्टिलरी है वो इतनी जबरदस्त है कि हम इनकी कैवलरी पर है ना पूरी तरीके से ओवरटेक कर सकते हैं इनकी कैवलरी को, या ये कहो ओवरकम कर सकते हैं। तो ये चीज है ना निकल कर आई थी इससे। बस इतना ही ये इवेंट था। आपने ये समझना है कि वार कब हुई है, फ्रेंच गवर्नर कौन था, और ये ट्रेटी आखिरी पे कौन सी साइन हुई थी, और इसका रीजंस क्या था। बस इतनी चीजें हैं। ये अगर से आपको पता है तो आपको फिर इसके अलावा कोई भी चीज जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये कुछ इमेजेस है वार के, या आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन सरेंडर कर रहा है फोर्ट ऑफ मद्रास को। ये कुछ है ना वार के है ना कुछ और सीन है जो लड़ी गई थी फ्रेंच के और ब्रिटेन के दरमियान, उनके बीच में। और ये भी एक इमेज है, लेकिन ये यहाँ की नहीं है बल्कि अमेरिका की है। वहां पे उन्होंने लुइसबर्ग वापिस किया था, उसके बदले में इन्हें मद्रास मिल गया था। तो ये आपस में ट्रेटी हो गई थी, तो ये उसकी इमेज है।